कुमारी मायावती जी को मिशन 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपने गीत के माध्यम से हम सबको बताने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए और लोगों को बहुत दूर दूर जाना भी, हमारे मुख्य अतिथि जी को भी बोलना है, तो इस मीटिंग को, इस सभा को आगे बढ़ाते हुए हम आदरणीय प्रदीप भारती जी जो फैजाबाद मंडल के हमारे जोन इंचार्ज हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप आए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को दीर्घायु होने की कामना देते हुए अपनी बातों को रखने का काम करें। आदरणीय प्रदीप भारती जी। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सर्वप्रथम भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए वामसीट DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और आज जिनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, करोड़ों करोड़ों इस भारत देश के दबे कुचले लोगों की आवाज, हम सबकी आन बान शान, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, परम आदरणीय परम सम्मानित माननीय बहन जी के जन्मदिन की माननीय हम सब की तरफ से, डॉक्टर अंबेडकर नगर के समस्त हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से हम माननीय बहन जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना करते हैं। मेरे साथियों, हमारे वक्ता साथियों ने अपनी अपनी बातें आपके बीच में रखी, मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। हमारे जो लिस्ट में साथी हैं, मैं उन कुछ साथियों का नाम लेना चाहूंगा। हम सबके बीच में मुख्य जोन के इंचार्ज भाई प्रदीप भारती जी, मनोज वर्मा जी, रामनयन निर्दोष जी, हमारे सारे विद्वान साथियों ने आपके बीच में माननीय बहन जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में क्या किया उसको बताने का काम किया, बहुजन समाज पार्टी क्यों बनी उसको भी बताने का काम किया, और हमारे समस्त जिम्मेदार साथियों ने माननीय बहन जी के बारे में बहुत कुछ आपके बीच में रख दिया है। समय ज्यादा हो गया है, मैं आपके बीच में उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, बल्कि कुछ बातें अपनी कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने संघर्षों के दिनों में एक किताब लिखी थी, बहुजन समाज पार्टी और उसकी राजनीति। पुराने सभी साथियों के पास वो किताब है, और माननीय बहन जी ने जिन पुराने साथियों को दिया है, बहुत सारे हमारे जिम्मेदार साथी उस किताब को हमारे नौजवान पीढ़ी को भी देने का काम करते हैं। उसमें पहला पेज आप खोलेंगे तो उसमें माननीय बहन जी ने लिखा है कि अगर किसी समाज को मिटाना है तो उसके इतिहास को मिटा दो, और अगर किसी समाज को जगाना है तो उसके इतिहास को बता दो। मेरे साथियों, हमारे पुराने साथी भी बैठे हैं, और हमारे बीच में नौजवान साथी भी भारी संख्या में आए। लोग हमको भी नौजवान कहते हैं, इसलिए हम नौजवानों के बीच अपनी बात को जरूर रखेंगे। मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, खास तौर पर हमको कभी भी अपने महापुरुषों के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। हमें कभी भी क्यों बहुजन समाज पार्टी बनी, बहन जी ने क्या संघर्ष किया, मानवर काशीराम साहब ने क्या संघर्ष किया, इसको हमको आपको जरूर याद रखना चाहिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब हम लोग मीटिंगों में जाते हैं और किसी चौराहे से गुजरते रहते हैं तो देखते हैं कि हमारे समाज का नौजवान बढ़िया हीरो होंडा मोटरसाइकिल में जीन्स पहन के, टी शर्ट पहनकर, कान में हेडफोन लगाकर, बड़ा वाला मोबाइल लगाकर रख करके और चौराहे पर जाकर गाड़ी तेजी से रोकता है
और हाथ लगा करके चेक करता है समोसा ठंडा है कि गर्म। मेरे साथियों, जरूर उसको इस बात के इतिहास का ज्ञान देना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया जो आज हम आप ये जिंदगी जी पा रहे हैं। बाबा साहब ने क्या संघर्ष किया, मानवर काशीराम साहब ने क्या संघर्ष किया, और माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने क्या संघर्ष किया, जिसके बदौलत हम आप आज मान सम्मान की जिंदगी जीने का काम कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, 14 अप्रैल सन 1891 को जब इस भारत देश की धरती पर परम पूज्य बाबा साहब का जन्म हुआ था, तो हमारे आपके समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब महापुरुष थे, उन्होंने जिद किया था कि नहीं, हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे। और बड़ी मुश्किल से जब बाबा साहब को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, तो जो स्कूल जाते थे तो 3 शर्तें बाबा साहब के सामने रखी गई। पहली शर्त थी कि बाबा साहब जब पढ़ने आएंगे तो क्लास के अंदर नहीं बैठेंगे, बल्कि क्लास के बाहर बैठ करके पढ़ने का काम करें। दूसरी शर्त थी कि बाबा साहब पढ़ने जब आएंगे तो बैठने की कोई चीज नहीं मिलेगी, अपने बैठने की व्यवस्था स्वयं लेकर के आएंगे। और तीसरी जो सबसे बड़ी शर्त थी कि परम पूज्य बाबा साहब जब पढ़ने आएंगे तो स्कूल में एक ऐसी चीज थी जिसको बाबा साहब देख तो सकते थे लेकिन छू नहीं सकते। जब परम पूज्य बाबा साहब प्यासे होते थे तो निवेदन करते थे, और अगर कोई ऊपर से पानी डाल देता था तो बाबा साहब की प्यास मिट जाती थी, वरना बाबा साहब प्यासे ही घर को वापस चले जाते। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने सब कुछ बर्दाश्त किया, और बर्दाश्त करके संघर्ष करे, आगे बढ़े। कुर्मी समाज के राजा छत्रपति साहू जी महाराज जी के आशीर्वाद से जब विदेश पढ़ने गए और विदेश से पढ़ लिख करके लौटे, और जब लौट करके एक धर्मशाला में रुके, तो धर्मशाला के लोगों ने जब ये जाना कि बाबा साहब किस समाज के हैं, तो रात्रि में बाबा साहब को धर्मशाला से बाहर निकालने का काम किया। बाबा साहब एक पेड़ के नीचे खड़े थे और रोते उन्होंने ये प्रण किया था कि जब मैं इतना पढ़ लिख करके विदेश में जा करके, और बाबा साहब विश्व के उस समय बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों की श्रेणी में बाबा साहब जब आते थे, तो बाबा साहब ने सोचा कि जब मेरे साथ ये हो रहा है तो हमारे समाज के साथ, सब समाज के गरीब लोगों के साथ क्या हो रहा हो। और बाबा साहब ने संघर्ष किया, और इतना संघर्ष किया कि मेरे दोस्तों, मान्य बहन जी के आशीर्वाद से मुझे सदन भी जाने का मौका मिला, सदन में नेता भी बनने का मौका मिला। मैं बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके सदन में भी इस बात को बोलता था, और आज आपके बीच में भी बोल रहा हूं कि मुझे गर्व है बाबा साहब पर कि जिस देश की सामाजिक व्यवस्था में हमारे बाबा साहब को सम्मान से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, अगर वो भारत देश चलता है तो हमारे उन्हीं बाबा साहब के लिखे संविधान की बदौलत चलता है। ये संघर्ष और ये इतिहास बाबा साहब ने लिखने का काम। मेरे साथियों, मनोज भाई ने पिछड़े वर्ग के बारे में बात किया। लॉर्ड लिथियन जब इस भारत देश को अंग्रेज आजाद कर रहे थे, तो गोलमेज सम्मेलन में बहुत बड़े बड़े विद्वान गए थे, और मैं उन विद्वानों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब जानते हैं गए थे। बाबा साहब ने बात कही थी कि आप अपने देश, जो भारत देश है, जिसको आपने गुलाम बनाया है, उसको आजाद तो करेंगे, लेकिन आपके गुलामों के जो गुलाम है उनको आजादी कैसे मिलेगी। तो बाबा साहब का बड़ा लोगों ने विरोध किया था, लेकिन बाबा साहब अड़े रहे। और 1928 में लॉर्ड लिथियन की अध्यक्षता में एक कमेटी आई थी, और जो कमेटी आई थी वो गांव-गांव जाकर के इस बात का सर्वे करती थी कि बाबा साहब के बताए हुए जो बातें हैं उसमें कौन कौन आता। लोगों ने बड़ा विरोध किया। अब कांग्रेस ने उस समय क्या विरोध किया आप सब जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा साहब दिन में कमेटी के साथ रहते थे, रात में समझाते थे, लेकिन हमारे बैकवर्ड समाज के लोग उस समय नहीं समझे थे। तो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो अनुच्छेद 340 में ये व्यवस्था किया कि जब हमारे पिछड़े समाज के लोग जाग जाएंगे तो जा करके अपने हक अधिकार को लेने का काम करें। बाबा साहब और हमारे लोग भी साइकिल में झंडा लगा करके लेकर के जाते थे, और जब बाजार आती थी तो झंडे को मोड़ करके रख लेते थे, और जब बाजार निकल जाती थी तो झंडे को फिर से
लगा लेते थे। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और जब 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनी और मानवर काशीराम साहब और मान्या बहन जी महसूस हो कि हम खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरे साथियों, अगर आप संघर्ष करते रहेंगे और इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे तो आपको पुनः सांसद बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए हमको आपको आज इस मान्या बहन जी के जन्म दिवस के अवसर पर जरूर प्रण करना चाहिए। आपको याद होगा नौकरी में प्रमोशन का आरक्षण। आज समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि वो लोग चर्चा करते हैं और बाबा साहब का नाम लेते हैं। अब उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बाबा साहब के बारे में क्या कहा था, मैं ऐसे शब्द अपनी जबान में भी नहीं ला सकता। जब नौकरी में प्रमोशन की आरक्षण की बात थी तो राज्यसभा के अंदर किसी ने अगर पास कराने का काम किया था तो मान्या बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। और मान्या बहन जी के पीछे खड़े होकर के कौन समर्थन कर रहा था उसका? ब्राह्मण के बेटे सतीश चंद्र मिश्रा जी ने समर्थन किया। और मान्या बहन जी के पीछे खड़े होकर के मुस्लिम समाज के हमारे बेटे माननीय मुर्जाद अली जी ने समर्थन किया। और जब वही बिल पास होकर के लोकसभा में गया तो समाजवादी पार्टी के जो अनुसूचित जात के सांसद थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने उसी के हाथों से उस बिल को पढ़वाने का काम किया। आज वो सांसद जी बीजेपी के सांसद। तो मेरे साथियों, पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा था, किसी देश का संविधान चाहे जितना अच्छा, उसको लागू करने वालों की नियत अगर अच्छी नहीं हो तो अच्छे से अच्छा संविधान आपको लाभ नहीं देगा। लेकिन अगर अच्छे से खराब संविधान हो और लागू करने वालों की नियत अच्छी हो तो आपको वो लाभ देगा। आप देख, परम पूज्य बाबा साहब ने इस बात की शंका क्यों जताई थी? परम पूज्य बाबा साहब तो ऊना पैक्ट चाहते थे, अब उस पर विस्तार से नहीं जाएंगे। लेकिन जब गांधी जी जिद कर गए तो बाबा साहब, जब उनकी पत्नी गई तो भाई मानना पड़ा। तो बाबा साहब ने बड़े दबे मन से उस बात को माना था। और आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने इस बात की लड़ाई को इसलिए लड़ा था, आज आप विधानसभा में चले जाइए, लोकसभा में चले जाइए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम अंसारी सभी देशवासियों को, आप सभी शुभचिंतकों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। कड़ाके की ठंड में आप और आप अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। पुनः दिली मुबारकबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जहांगीर आलम, टीवी 7 न्यूज यूपी हेड। दोस्तों, आप सभी को नूतन वर्ष 2023 की अनंत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, इस कड़ाके की ठंड में ठंड से बचें, आप और अपना परिवार का ख्याल रखें, ठंड से बचें। आपको एक बार पुनः टीवी 7 न्यूज यूपी परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार नगरवासियों, मैं अनुराग जायसवाल, नगर अध्यक्ष भाजपा टांडा नगर। आप सभी को नूतन वर्ष की 2023 की हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। तो मैं अंकित वर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य आलमपुर शेख, वार्ड 34, विकासखंड टांडा अम्बेडकर नगर से आप सभी को नूतन वर्ष 2023 की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मैं टांडा मध्य प्रथम से भावी जिला पंचायत सदस्य पद हेतु आप सबकी आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए और विकासखंड टांडा में विकास हेतु आप सबके बीच में मध्य में रहते हुए विकास करूंगा। एक बार पुनः आपको नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं।